गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या का लेक्चर 2। तो ज़रा सा हम लोग साथ बैठ के अब डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत चीज़ डिस्कस किए, संख्या के बारे में, रेकरिंग के बारे में, आवर्त के बारे में, कैसे परिमेय को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ था कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। उसके बाद लेक्चर को यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछले लेक्चर में था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करते हैं। अगर दिया रहेगा सवाल कि 0.625 परिमेय है कि अपरिमेय है, आपने क्या बोला, ये आपको ये समझना है ये दशमलव कैसा है, शांत दशमलव है। और आपको क्या बताए थे कि शांत दशमलव क्या होता है, परिमेय होता है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट 1.21212121 डॉट डॉट, बोलिए परिमेय है कि अपरिमेय है। हमने क्या बोला था, ये क्या है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में आप चेक करो आवर्ती है कि अनावर्ती है। तो आपको पढ़ाए हैं कि अशांत दशमलव यदि आवर्ती होता है, ये कैसा है, ये आवर्ती है। अशांत दशमलव यदि आवर्ती होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, परिमेय। अशांत दशमलव यदि आवर्ती हो तो वो कैसा होता है, परिमेय। तो ये कैसा हो गया, परिमेय। ओके, नेक्स्ट बताइए 2/3 ये क्या है, तो ये क्या है, P/Q के रूप में है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय। ये क्या हो गया, परिमेय। आपको बताए थे √2 परिमेय की अपरिमेय, ये अपरिमेय। √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। ओके, तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आगे हम लोग सिद्ध भी करेंगे ये कैसे अपरिमेय है। नेक्स्ट अगला हमने पढ़ा था 1.1011101101201 डॉट डॉट ऐसे। ये क्या है, ये भी अशांत है, लेकिन ये आवर्ती है कि अनावर्ती है, ये अनावर्ती है, अर्थात ये है अशांत अनावर्ती। और आपको समझाए थे कि अशांत अनावर्ती जो होता है वो हमेशा कैसा होगा, अपरिमेय। तो ये कैसा संख्या है, ये है आपका अपरिमेय संख्या। ये कैसा हो गया, सर इसमें से एक ऑब्जेक्टिव 100% आएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, अपरिमेय। सर पाई जो है, पाई का मान होता है 3.1415632 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसीलिए ये परिमेय की अपरिमेय। तो ये भी कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। पाई कैसा है, पाई आपका क्या है, अपरिमेय है। पाई कैसा है, तो पाई आपका कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। कंप्लीट। अब देखेंगे यदि पाई अपरिमेय है, जैसे हमने कहा यदि पाई कैसा है, पाई अपरिमेय है, तो पाई/2 भी क्या होगा, अपरिमेय। पाई/4 भी क्या होगा, अपरिमेय। जैसे √2 अपरिमेय है तो 2√2 भी क्या होगा, अपरिमेय। जैसे √2 अपरिमेय है तो 2 + √2 भी क्या होगा, अपरिमेय। समझ में आ रहा है। तो ये सभी चीज कैसा है, अपरिमेय। आपसे पूछेगा 1.3 पर आवर्त परिमेय की अपरिमेय, ये कैसा है, जरा सा ओपन करते हैं। 1.333, देखिए आप, ये क्या है, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय होता है। तो 1.3 पर बार क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 1.257 पर आवर्त, ये कैसा है, ये परिमेय है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती क्या होता है, तो परिमेय होता है। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब जरा सा आगे। वास्तविक संख्या का लेक्चर 2 आपके सामने है। और हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि आप बेजोर मेहनत कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, एकदम बेजोर मेहनत, जिस मेहनत में पूरी तरीका से लगनता हो, एक जरा सा भी उसमें खोट ना हो, ऐसी लगन, ऐसी मेहनत आप कर रहे हैं। आज हम लोग एक बचपन का चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे LCM, ठीक है। इसका नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरा वर्ड हम लोग पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये बचपन में आप खूब जानते हैं, हमको ये सिखाना नहीं है, हमको कुछ चीज़ें आपको बताना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 8 और 12, ऐसा मान लेते हैं 8 है और 12 है, ठीक है। इसका LCM निकालना है, LCM निकालना है। बचपन की चीज़ें, LCM कैसे निकालते थे, एक LCM आपने ऐसे सीखा था, 8 और 12, इसको मान लीजिए 2 से लगा दिए, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। LCM कितना निकल गया, 8 और 12 का LCM कितना निकला, 24। ओके, एक इस विधि से सीखा था। दूसरा एक SCF आपने सीखा था इस विधि से। देखना 8 और 12 है, तो आप क्या करते थे बचपन में, भाग विधि, 8 से 12 में भाग लगाते थे। तो 8 एक कम 8 है, निकल गया 4, 4 से भाग देंगे 8 में, 4 दूना 8, 0 आ गया। तो इसका HCF कितना हो गया,
इसका HCF कितना हो गया 4, इसका LCM कितना हो गया, तो LCM हो गया 24। ओके, जरा सा आप LCM और HCF को गुना करो, LCM गुना HCF करो आप, कितना आ गया 24 गुना 4, 24 चौका 96। अब ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ऐसा मान लेते हैं ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। जरा सा दोनों संख्या गुना करिए, अर्थात A गुना B करिए, क्या बिना 12 8 96। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने हम लाए हैं। अर्थात यदि आपके पास दो नंबर्स हों, यदि आपके पास दो नंबर्स हों, एक नंबर A है और एक नंबर B है, उस दोनों का LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो हमेशा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि आप दो संख्या ले लें, दो धनात्मक पूर्णांक ले लें और उन दोनों का अगर आप LCM निकाल लेते हो, HCF निकाल लेते हो और LCM HCF निकालने के बाद यदि दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके LCM और HCF का जितना गुणनफल होता है दोनों संख्या का भी गुणनफल उतना ही होता है। इस आधार पर आज के बाद आपके दिमाग में एक फॉर्मूला हम बैठाना चाहते हैं कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांक हम ले लिए कौन कौन, एक A है और एक B है, ठीक, इस दोनों के HCF को हम लोग ऐसे लिखते हैं HCF ऑफ A, B, इसका मतलब A और B का HCF मतलब महत्तम गुना A और B का LCM, A और B का LCM, ये है AB का HCF और ये है AB का LCM। ये जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। अर्थात दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और दो संख्या का महत्तम समापवर्तक का जो मल्टीपल होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणनफल होता है, वो दोनों संख्या के दो जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अर्थात LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। अर्थात दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल दोनों संख्या के प्रोडक्ट के मतलब गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, इसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्या बोल रहे हैं, दो संख्या का के लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होता है वह दोनों धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है, वह दोनों धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात A इंटू B के बराबर होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट सर, ये जो आपके पास LCM और HCF था, ये था मतलब जो हम लोग बचपन में सीखे थे। अब जरा सा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF, अगला हेडिंग है अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF निकालना, HCF निकालना। हेडिंग क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना। कंप्लीट। तो जरा सा देखेंगे आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे निकलता है। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहली बात क्या था, सवाल था आपके पास 8 और 24 ऐसा, या 8 और 12 ऐसा मान लीजिए। ये दोनों अंक है आपके पास, एक संख्या 8 और एक संख्या 12, इस दोनों का क्या निकालना है, LCM। सर आपको मान लो पहले आपको LCM निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 12 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन है आपको बताए थे, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद हो गया आपका 23 ... तो ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो इन्हीं सभी संख्या का यूज करना है इसका गुणनखंड लिखने में, इन्हीं सभी संख्या का यूज करना। चलिए 8 का 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और किसी का आवश्यकता नहीं पड़ा। चलिए 12 को लिखना है, 2 दूना 4 तिया 12। 8 और 12 दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन इसका जो गुणनखंड हम लोग की है वो कैसा है, वो अभाज्य है। अब LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात वैसे गुणज वैसे मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, वैसे गुणज जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वैसे गुणज जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, मतलब गुणज हो, मल्टीपल हो। देखेंगे तो सबसे पहली बात, दोनों में कॉमन, देखिए आप ये भी और ये भी, ये 2 गो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 गो 2 इसमें भी कॉमन है। तो जो कॉमन है, कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो उसको आप निकाल लीजिए। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, यही डब्बा दोनों में है, कॉमन कैसे निकलता है, कॉमन दोनों में से नहीं, दोनों में से एक बार निकालना है।
तो ये डब्बा क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब चलिए बचा क्या, जो बच गया उसे भी आप लिख लो। तो बच गया क्या, यहाँ ऊपर में 2 और नीचे में क्या बच गया, 3। तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। एलसीएम कितना निकला, 24। किस विधि से है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखेंगे अब जरा ये निकल गया। अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ की बात करते हैं। फिर से अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। चलिए 8 और 12, 8 का कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, 12 का 2 गुना 2 गुना 3। इसमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वैसे कॉमन फैक्टर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको निकाल लेना है। तो इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन, कंप्लीट। तो क्या करना, किसको निकालेंगे, 2 डब्बा में से एक डब्बा कॉमन होगा, तो ये निकल गया 2 गुना 2। तो एचसीएफ कितना हो गया, 4। एलसीएम कितना, 24, एचसीएफ कितना, 4। आप जरा सा वो फॉर्मूला चेक करते हैं, किस विधि से है, ये है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम गुना एचसीएफ। कितना हो गया, एलसीएम है 24, एचसीएफ है 4, 24 चौका 96। चलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कितना आ गया, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 8, तो 12 8 96, दोनों बराबर हो गया। इसीलिए फिर वही फॉर्मूला आपके सामने है कि दो संख्या का एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अर्थात किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, देखेंगे अब आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं। सबसे पहली बात कि थ्योरम्स क्या क्या पढ़ना है देखेंगे आप, उसी थ्योरम्स के आधार पर आप आज के क्लास को आगे बढ़ाओगे। वो थ्योरम्स क्या कहता है वो देखिए। सबसे पहला थ्योरम है, सबसे पहला प्रमेय है। ये सभी पॉइंट को आप केवल याद रखेंगे। पहला प्रमेय है जिसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पहला क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये आधारभूत का मतलब होता है फंडामेंटल थ्योरम। ये जो प्रमेय है ये फंडामेंटल थ्योरम है। किसका, ये अंकगणित का, अर्थमेटिक का ये फंडामेंटल थ्योरम है। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, इसका कहना है बहुत छोटी सी बात है। ये कहता है कि आपके पास यदि कोई भाज्य संख्या है, ये हम लिखेंगे नहीं, आप खुद लिख लेंगे इसको, बहुत आसान है। आपके सामने सबका पानी एकदम कम है, केवल आपके अंदर जो पानी है, मतलब जो आपके अंदर आत्मबल है, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि यदि आपके पास कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन कौन है, तो भाज्य संख्या जैसे 4 है, जैसे 6 है, जैसे 8 है, जैसे 9 है, जैसे 10 है, जैसे 12, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या। बोला आपके अगल बगल उपस्थित किसी भी भाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कान खोल के सुन लीजिए, क्या बोला, किसी भी भाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसका थ्योरम है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसका कहने से 4, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2। देख लीजिए ये भाज्य है और ये दोनों अभाज्य। जैसे 6 लिख सकते हैं आप 2 गुना 3, ये भाज्य है, ये दोनों अभाज्य। जैसे आपके पास 8, 2 दूना 4 दूना 8, देखिए ये भाज्य है, ये अभाज्य। आपके पास है 9, ये हो गया 3 गुना 3, देखिए ये भाज्य है, ये अभाज्य। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दिस इज द थ्योरम ऑफ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ओके। दूसरा प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट। अगला थ्योरम क्या है, तो अगला थ्योरम है आपके सामने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम सबसे पहले तो यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम है, विभाजन का मतलब भाग है, एल्गोरिदम क्या है सर, एल्गोरिदम का मतलब होता है चरण। जैसे आपने पढ़ा था धातु के निष्कर्षण के चरण,
धातु को ये करेंगे, धातु को वो करेंगे, अयस को ये करेंगे, अयस को वो करेंगे, धो लेंगे, सुखा देंगे, फटक लेंगे, फेन प्लावन विधि कर लेंगे, उससे गर्म करेंगे, निष्कर्षण भर्जन करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत सारा चीज़। तो वही जो एक चरण है, जो स्टेप्स है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम शब्द जो है, ये शब्द लिया गया है, एक साइंटिस्ट थे हमारे यूनान के जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। उसी अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया एल्गोरिदम, और उसी अल से लिया गया है अलजेब्रा। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक चरण है, जिस चरण के द्वारा आप किसी भी समस्या का समाधान लिखते हैं। चरण 1 आपको पीटेंगे, चरण 2 आपको नहीं पीटेंगे, चरण 3 हम आपको आपका एड्रेस पूछेंगे, वगैरह बहुत कुछ जो आप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वो एक स्टेप्स है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का। उसी प्रकार ये एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी भी समस्या को सॉल्व करना। ओके, कौन समस्या है? विभाजन विधि है, विभाजन है, ये विभाजन है। ये क्या है? ये विभाजन है। अगर हम लोग बद्रा में भाग सीखे थे तो कितने नंबर होते थे? कम से कम भाग में 2 नंबर होते थे ना। तो वो किसके द्वारा दिया गया? ये सब कहानी यूक्लिड के द्वारा। सर ये कुछ नहीं है, ये बद्रा का भाग है, बस एक स्टैंडर्ड रूप ले लिया यहाँ पे, इसलिए नो घबराना, एकदम नो घबराना। देखेंगे तो यूक्लिड कहता है, यूक्लिड का कहना है कि मान लो आपके पास 2 नंबर है, आपके पास 2 नंबर। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? मान लो आपके पास ए और बी 2 संख्या है, इसका ये है 2 धनात्मक पूर्णांक, ये 2 क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें हमेशा ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा। ए जो होता है, ए किसको बोलते हैं? बड़का संख्या। जैसे कि आपके पास है मान लो 104 और 52, ऐसा है। ए कौन होगा? 104, बी कौन होगा? 52। ओके, तो इस तरीके से जो बड़ी संख्या जो होंगी वो ए कहलाएगा, जो छोटी संख्या होगी वो बी कहलाएगा। और हमेशा क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी होगा। ओके, तो ये क्या है? विभाजन का एल्गोरिदम है, विभाजन का प्रोसेस है। ओके, तो आप क्या करेंगे? हमेशा भाग में बचपन से क्या सीखे थे? इधर की कहानी है बचपन का। आप बचपन में क्या सीखे थे? हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, अर्थात ए बड़ी संख्या है तो ए में भाग करेंगे, किससे करेंगे? बी से करेंगे। ठीक है, जब भाग करेंगे तो किसी न किसी मर्तबे, किसी न किसी बार में वो लगेगा, तो लगेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा भागफल। भागफल को अंग्रेजी में कहते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट, और क्वोशेंट का पहला अक्षर क्या है? क्यू। उसके बाद जब इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा शेष। शेष को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर का पहला अक्षर क्या है? आर। इसीलिए आज के बाद भागफल को क्यू बोलेंगे, शेष को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा था, इसको बोलते हैं आप भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। बचपन में बोला था, बचपन की कहानी है। बचपन में आपने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, पढ़ा था। अब जिसका जो नाम है वो रख दीजिए। भाज्य कितना है? ए बराबर भाजक कितना है? बी, भागफल कितना है? क्यू, शेष कितना है? आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब जरा सा, ये तो बचपन की कहानी थी, अब यूक्लिड क्या बोला वो देखिए। यूक्लिड का कहना है, यूक्लिड का कहना है, इसका यूक्लिड का कहना है कि सर यदि आपके पास 2 संख्या हैं, यदि आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक है, कौन कौन है? ए और बी है, तब यदि ए बी से अधिक हो तब आप इसे इस रूप में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। इसे आप बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, इसे आप बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो सब लोग पूछा, सर ये बात तो हम लोग बचपन में पढ़ लिए थे, तो फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? बोले कि नहीं, यहाँ भाग नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ भाग को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब जैसे b से भाग दिए a में तो r बचा, फिर r से भाग देंगे b में, फिर और कुछ बचेगा। फिर मतलब क्या है कि b से भाग दिए a में, r बचा, फिर r से भाग देंगे b में, तो ये कौन चीज़ है? इससे ऐसा ऐसा करके क्या निकालते हैं? SCF। अर्थात यहाँ पे एक बात समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा आप क्या निकालने वाले हैं? आप निकालते हैं SCF। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये आपसे पूछेगा, आपको बोले हैं 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपके कॉपी में रहेगा,
आधा ऑब्जेक्टिव भी बाहर जाएगा, उसके जिम्मेवार आप नहीं होंगे, उसके जिम्मेवार क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, उसका जिम्मेवार बुक नहीं होगा, उसका 100% जिम्मेवार ये आनंद कुमार होगा। ओके, थैंक यू। चलिए पढ़िए। तो क्या बोले, यूक्लिड क्या है, ए और बी है। क्या बोला यूक्लिड? यार यूक्लिड साइंटिस्ट का, मेरा नहीं भाई, मेरा नाम तो आनंद कुमार है, आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया, उसको लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। क्या बोले, यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम। उसको कहना हुआ यदि आपके पास दो नंबर है, ए और बी है, तो आप उसमें से ए बड़ा संख्या है और बी छोटा संख्या है, तो उसे आप इस रूप में ए बराबर बी क्यू प्लस, अब क्यू आर तार क्या है उधर लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। सब लोग पूछा सर ये बचपन में सीखे, बोला नहीं, बचपन में आप भाग सीखे हैं, एससीएफ थोड़ी सीखे हैं। हम लोग इससे भाग नहीं करेंगे, हम लोग इससे क्या निकालेंगे, एससीएफ। पहला ऑब्जेक्टिव, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आप क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एससीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसके लिए लागू होता है, दोनों धनात्मक पूर्णांक लागू होता है। उसका शेष कितना बच गया, आर। एक मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो आर होता है, जैसे अगर बाय द वे हम लोग 5 से भाग देंगे 10 में, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचा 0। इसका मतलब शेष 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब दूसरा 5 से भाग दीजिए 11 में, 11 में दीजिए कितना, 5 दूना 10, शेष कितना बचा, 1 बचा। शेष जो होता है वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। शेष जो होगा वो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से, भाजक कौन होता है, बी। भाग किससे करते हैं, बी से। देखिए ना, बी से भाग किए हैं ना, तो वो हम आर जो होगा, मतलब शेष जो होता है, यहाँ पे जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो वहाँ पे आर क्या है, आर तो वहाँ पे शेष है, मतलब शेष फल है, रिमाइंडर है। और इस शेष का मान या तो 0 होगा या 0 से, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो मान ना मान ये पूछेगा तुमसे, आर का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से भाजक कौन है, बी, बी से छोटा होगा। आर का मान मतलब शेषफल का जो मान है वो हमेशा 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। उसके बाद यूक्लिड बोला कि ये जो प्रोसेस है ये तब तक करना पड़ेगा जब तक आर का मान 0 ना हो जाए। क्या बोल रहा है, ये तब तक करना पड़ेगा जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाएगा, और जिस समय आर का मान 0 होगा उस समय का जो बी होगा वही आपका एचसीएफ होगा। इस पे सवाल करेंगे तो और भी समझ में आएगा। वो जो आपका बी, उस जिस समय आर 0 आएगा, जब तक आर 0 नहीं होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाना है, लगाना है, लगाना है 3 बार 4 बार, कभी कभी एक ही बार में आ गया, कभी 2 बार में, कभी 3 बार में, कभी 4 बार में, आपको लगाना पड़ेगा। कब तक, जब तक आर 0 नहीं आया। जिस दिन आर 0 आएगा उस दिन का जो बी होगा, ए नहीं, क्यों नहीं, बी, बी जो होगा वही बी आपका एचसीएफ होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट, तो ये कौन किसका थ्योरम था, ये था आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला है, अगला जो थ्योरम है वो कहता है, इसको हम बोलेंगे और आप उसे लिख लेंगे, हम इस थ्योरम को बोलेंगे। अगला जो प्रमेय है उसको हम बोलेंगे। अगला प्रमेय कहता है, अगला प्रमेय कहता है कि यदि कोई संख्या p है, यदि कोई, हम बोलेंगे, हम समझाएंगे, आप उसको चट से लिख लेंगे। यदि कोई संख्या p है और वो किसी संख्या a को विभाजित करता है, समझिएगा, यदि कोई संख्या p है जो a को विभाजित करता है, तो वही संख्या p a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। देखने में, वो एक कहावत था, मम्मी लोग बोलती थी, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, गंभीर घाव करेगा आपको। देखने में छोटा है लेकिन घाव बड़ी मस्त करता है आपको। p, फिर से हम बोलते हैं, यदि p a को किसी संख्या a को विभाजित करता है तो वही p a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। जैसे 2 4 को विभाजित करता है तो 2 जो है 4 का स्क्वायर 16 को भी विभाजित करेगा। यदि 5 25 को विभाजित करता है तो यही 5 25 का स्क्वायर 625 को विभाजित करेगा। यही ये थ्योरम है। इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही संख्या p a को भी विभाजित करेंगी। फिर से यहाँ पे 2 थ्योरम है, एक ऊपर वाला ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर। इसका कहना है यदि कोई संख्या p a को विभाजित करता है तो वही संख्या p a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही संख्या p a को भी विभाजित करेगा। कंप्लीट। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। तो अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर के द्वारा हम लोग कुछ एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो हेडिंग दीजिए अगला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करने वाले हैं, एचसीएफ। तो सबसे पहली बात, क्या आपको दिख रहा है, देखेंगे जरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो जैसे मान लीजिए पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल है आपके सामने, जैसे हो गया 104 तथा 52। पहला सवाल है 104 और 52। पहले आप ये समझिए इस दोनों में से किसको आप ए बोलेंगे और किसको बी बोलेंगे। क्या बोला था हमने, जो बड़ी संख्या होंगी वो ए कहलाएंगी और जो छोटी संख्या होंगी वो बी कहलाएंगी। तो ए इक्वल टू 104 एंड बी इक्वल टू 52। ठीक है, हमने क्या बोला, अब मन ही मन क्या करना, इधर 104 में जरा सा भाग लगाओ आप। एक सेकेंड जरा, एक सेकेंड, आओ आराम से। हाँ, क्या बोले, आप क्या कीजिए, ए में बी से भाग दीजिए, अर्थात 104 में आप भाग लगाइए 52 से। तो 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अरे राम, ये तो आर का मान 0 हो गया, बी का मान 2 हो गया, एक ही बार में कट गया। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये ए है। तो क्या हो गया, आपको यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 104 को लिख सकते हैं 52 गुना 2 प्लस 0। हमने क्या कहा था, जिस समय आर 0 हो जाएगा उस समय का जो बी होगा यही कहलाएगा एचसीएफ। इसीलिए 152, 104 और 52 का ये जो आपका एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो गया कितना, 52, और ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। दूसरा, पहले छोटा छोटा सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे एक भारी भारी सवाल को लेके बढ़ेंगे। पहले प्रैक्टिस, पहले दूसरा सवाल मान लीजिए आपको दे दिया 8 और 12। दूसरा सवाल है आपके सामने, एक संख्या 8 और एक संख्या 12 है। ठीक है, आप बोलिए कौन ए कौन बी, तो आप पहचान गए, ए बराबर सर 12 और बी बराबर 8। ठीक है, तो आप बताइए कैसे लगाया जाए। तो आप क्या करेंगे, 8 से 12 में मने मन भाग, 8 का 8, कितना बच गया 4। ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। तो कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे कितना 12, 8 गुना 1 अब प्लस कितना 4। अभी आर का मान 0 नहीं हुआ है, आर का मान, हमने क्या बोला था कि जब तक आर 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस करना है। फिर से आर तो 0 नहीं हुआ, अब इस बार क्या होगा, इस बार अब संख्या ये 12 बराबर 8 गुना 1 प्लस आर 4 हो गया। अब देखेंगे अब कौन कौन संख्या हो गया, 8 और 4। 8 देखिए ना, अब इसके बाद जब महत्तम निकालते तो किससे भाग करते, 4 से भाग करते आप 8 में, तो यही ना अब ए बी बन गया। तो इस कंडीशन में अब देखना है जो पहले बी था वो अब कौन कौन संख्या बन गया, अब संख्या बन गया 8 और 4, क्योंकि जो शेष है वो बन जाएगा भाजक और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य नहीं। तो इसका मतलब है अब 8 हो गया फिर से ए और 4 हो गया फिर से बी। फिर से लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो ए का के जगह पे 8 बराबर 4 गुना 2 और प्लस 0। इस बार क्या हो गया, आर का मान 0 हो गया। आपको सिखाए थे जब आर का मान 0 हो जाए उस समय का जो बी होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल है आपके सामने। तीसरा एक सवाल लाते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपके सामने है एक सवाल तीसरा, 156 और 221, ऐसा मान लेते हैं। क्या है आपके सामने सवाल, 156 221। पहले आप ये समझो कौन ए है कौन बी है। तो ए बराबर जो बड़ी संख्या है वो आपके सामने ए है, जो छोटी संख्या है वो आपके सामने बी है। कंप्लीट। अब 221 में 156 जरा भाग लगाते, आओ तो 221 में कितना से लगाया, 156 से भाग लगाया, कितना से लगेगा, 1 से लग गया तो 156, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 5 गया 6, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बी है, ये ए है, ये क्यू है, ये आर है। तो क्या लिखेंगे यूक्लिड के अनुसार, तो यहाँ पे लिखिएगा एक बार,
यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड के अनुसार क्या लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे कितना 221 बराबर बी के जगह पे 156 गुना 1 प्लस कितना 65। क्या सही है? इस बार क्या हुआ, आर जीरो नहीं हुआ, आर जीरो नहीं हुआ तो ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा, तो लिखेंगे पुनः पुनः। आप बोलिए अब ए कौन हो गया, 156 ए हो गया, और बी कौन हो गया, बी हो गया आपका 65। फिर क्या करेंगे, 65 से मनी मन 156 में भाग देंगे, 65 से भाग देंगे किस में, 156 में। कितना से लग जाएगा, 6 दूना 12, 2 से लगा दीजिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 6 यहाँ पे 2 ये कट गया, कितना हो गया। फिर से अब a बराबर फिर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a बराबर, a मतलब कौन सा, 156 बराबर 65 गुना 2 प्लस कितना 26। फिर से क्या हो गया, फिर से r का वैल्यू 0 नहीं आया। अब a b फिर पहचानना पड़ेगा, ये a हो गया 65, अब b कितना हो गया 26। ओके, चलिए फिर किस रूप में लिखेंगे इसको, फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, पुनः a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिए। a के जगह पे कितना हो गया 65, 65 बराबर 26 दूना 52, 26 दूना 52 प्लस कितना 13, 65 पुर गया। अब देखिए यही ना r है, फिर से क्या हो गया, r डज नॉट इक्वल टू 0, r जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस करना होगा मित्र, करना होगा। चलिए a b पहचान, a हो गया 26, b कितना हो गया 13, चल बोल पुनः a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, a का वैल्यू 26, b का वैल्यू 13 गुना 2 प्लस 0। देख भाई r 0 आ गया, बताए थे जिस समय r 0 आ जाएगा उस समय का जो b होगा वही आपका HCF होगा, लिखेंगे। इसीलिए अभिष्ट HCF कितना हो गया 13। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, कितना हो गया 13। समझ में आ रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी पॉइंट्स को समझ रहे हैं। तो ये क्या था, ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा कैसे आप HCF ज्ञात करोगे। हम विश्वास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पुनः आगे बढ़ेंगे सवाल में। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात समझना है, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात समझना है। अब आपको बोलेगा कि धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अगला कहानी है धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना क्या है कहानी, दूसरा कहानी क्या लाए हैं, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ये हम कुछ लिखते हैं आप तुरंत सीख जाओगे। जैसे मान लो आपके पास पहला दिए सवाल 1240 ऐसा दे दिए, आपके सामने दूसरा सवाल दिए 100, आपके सामने तीसरा सवाल दिए 20। ये कुछ धनात्मक पूर्णांक, उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। आइए उधर से लिखते हैं। 20 है, चलिए ये लिखना शुरू कीजिए। आप कोशिश करेंगे भाग लगाने का, 2 से 3 से 5 से 7 से ये 11 से 13 से 17 से 19 से, ये सभी से। तो पहले 2 से शुरू कीजिए, 10 दूना 20, फिर 2 से लगाइए, 5 दूना 10। अब तो नहीं लगेगा, हो गया। तो इसका 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 5 मिल गया, 2 गुना 2 गुना 5। ओके, नेक्स्ट अब 100 का फिर 100 में लगाइए, 100 में लगाइए। 100 में क्या दिया, 2 से लगाइए, 50 दूना 100, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, हो गया, यहाँ तक रहने दीजिए, 5 से हमें, ठीक है। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखता है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। कभी कभी क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा और बहुत बार पूछेगा आपको, इस सवाल को ऐसे पूछता, गौर कीजिएगा, अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बता रहे हैं। आपसे पूछेगा यदि 100 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n हो तो m प्लस n कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया 4, बी में दिया 6, सी में दिया 8 और डी में दिया 10, ऐसा दिया हुआ है। टिक मारिए ऑब्जेक्टिव। आपको दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपको। चलिए देखिए ना, आप 100 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 के पावर 2 5 के पावर 2। देखिए आप कोशिश गौर कीजिए,
2 के पावर m के जगह पे क्या है 2 है और n के जगह पे क्या है 2 है, तो m प्लस n का मतलब क्या हो गया, क्या पूछ रहा है झूठों से, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा सवाल बहुत पूछता है, ऐसा सवाल बहुत पूछता है, ऐसा सवाल बहुत पूछता है। दूसरा सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, यदि 60 बराबर 2 के पावर m, 3 के पावर n और 5 के पावर p हो तो m प्लस n प्लस p बराबर कितना होगा। ऐसा एक सवाल लाया है आपके सामने, ये एक सवाल है। 60 को लिखा है 2 के पावर m, 3 के पावर n, 2 के पावर m, 3 के पावर n और 5 के पावर p। तब पूछता है तो m प्लस n प्लस p का मान कितना होगा। क्या पूछा, तो m प्लस n प्लस p का मान कितना होगा। चलिए सबसे पहले 60 का गुणनखंड लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 60 का गुणनखंड, 60 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, मतलब 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। देखिए m के जगह पे 2 है, n के जगह पे 1 है, p के जगह पे 1 है, तो कितना हो जाएगा ये आंसर, m प्लस n प्लस p बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3 1 4 आंसर। ऐसा सवाल बहुत पूछता ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऐसा सवाल। अब जैसे अगला सवाल है आपके सामने, 1240 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 1240 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं, 1240 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। चलिए 1240 को लिखते हैं, 1240 को लिखते हैं तो कितना, सबसे पहले 2 से, 2 छा के 12, 20 दूना 40। क्या सही है, सही नहीं है क्या, 620 ठीक है। 2 से, 2 तिया 6, 2 1 2 0, 2 से 2 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अगला हो गया 5 से, 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया 1240 का, 1240 का निकल गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 31, अर्थात 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, 31 के पावर 1। पावर 1 लिखा नहीं जाता है, हम जरा सा नौटंकी कर दें और कोई बात नहीं है, कंप्लीट। तो ये क्या था, धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। क्या था कहानी, धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। क्या आप यहां तक समझे, आप यहां तक समझे कि नहीं समझे, समझ चुके आप, कंप्लीट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो कभी कभी एक सवाल ऐसा पूछता है, अगला थ्योरम देखेंगे, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि कोई संख्या दे दिया। इस जो अगला थ्योरी है उसको जरा हम एक संख्या के एक सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं, जरा समझिएगा आप। कभी कभी आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, बताइए 6 के पावर n का अंतिम अंक 0 होगा या नहीं, होगा या नहीं, अंतिम अंक 0 होगा या नहीं। क्या पूछा, 6 के पावर n का अंतिम अंक 0 होगा या नहीं। समझिएगा अच्छे से, अंतिम अंक 0 होना, अंतिम अंक 0 कब होगा, अंतिम अंक 0 कब होगा, जरा देखिएगा। जैसे देखिएगा, जैसे 6, जैसे 10, जैसे 15, जैसे 20, जैसे 30, जैसे 16, ऐसा है। सबका जरा गुणनखंड लिखिए, तो एक बार गौर से लिखिएगा। 6 का 2 गुना 3, 10 का 2 गुना 5, 15 का 3 गुना 5, 20 का 2 दूना 4 पंचे 20, 30 का 2 तिया 6 पंचे 30, 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। लिख दिए। सबको एक बार गौर से देखिए। सर किसके किसके अंत में 0 है, किसका किसका अंतिम अंक 0 है, तो 10 का है, 20 का है और 30 का है, बाकी का तो नहीं है, नहीं है। जैसे बाय द वे आपके सामने 8 हो तो इसका गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया। किसका अंतिम अंक 0 है, नहीं है। तो गौर कीजिएगा आप, जिसका अंतिम अंक 0 है उसके गुणनखंड में, अच्छे से समझना है, जिसका अंतिम अंक 0 होता है उसके गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल हाँ, क्या बोले, जिसका अंतिम अंक 0 होगा उसके गुणनखंड में 2 भी होगा, होना ही पड़ेगा, 5 को होना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और है तो खुशी की बात है, नहीं है तो दुखी की भी बात नहीं है। लेकिन जिसका अंतिम अंक 0 नहीं है उसके गुणनखंड में 2 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है। जिसमें दोनों होगा उसी का अंतिम अंक 0 होगा, जिसमें दोनों नहीं होगा उसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा। फिर से
6 अंतिम अंक शून्य नहीं है, उसमें 2 है 5 नहीं है। यहाँ देखिए 5 है 2 नहीं है, यहाँ देखिए 2 है 5 नहीं है, यहाँ देखिए 2 है 5 नहीं है। इसका मतलब है किसी भी संख्या का या किसी भी पूर्णांक का अंतिम अंक शून्य तब होता है जब उसके गुणनखंड में 2 भी हो 5 भी हो, उसके अलावा कोई और भी हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 2 और 5 को होना ही पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, अब इसको लिख लीजिएगा। तो अब किसको देखना है, 6 के पावर n। तो आप अगर ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6 का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आ गया, 2 तिया 6। क्या इसके गुणनखंड में, ये n से मत घबराइए, इसके गुणनखंड में ये 2 और 5 दोनों है नहीं है, तो लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। कंप्लीट, इसको नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 8 के पावर n, अगला सवाल आपके सामने रख दिया, 8 के पावर n का अंतिम अंक शून्य होगा या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत लिखेंगे 8 का, आप ये गुणनखंड लिख देंगे। तो गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, इसका गुणनखंड हो गया। क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, नहीं है, तो लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए 8 के पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। कंप्लीट। आपसे निवेदन है कि अब आप कुछ होमवर्क, जैसे कि आपके सामने आज होमवर्क है 1.1 और 1.2, ठीक है। अब जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे के पूरे मैथ को ख़त्म कर दिया जाए, ये चैप्टर 1 को, और आप तुरंत सभी एनसीईआरटी का एक एक सवाल बनाइए। थैंक यू सो मच।